अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी में गहरी जुताई करना है किसानों के लिए लाभकारी। कैसे ले जायद में मूंग की फसल से अधिक पैदावार। किसान फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए खेती में विभिन्न कार्यों को समय समय पर करते हैं, जिसमें से गर्मी में गहरी जुताई करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। गर्मी में गहरी जुताई करने से न केवल कीट रोगों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, बल्कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के और भी कई फायदे हैं। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई किस प्रकार से लाभकारी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरा के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। जैसा कि हमारी साल भर हम फसलें लेते हैं, सब्जियां लेते हैं और तमाम प्रकार की जो चारे वाली फसलें लेते हैं, उसके बाद में हम फसल चक्कर में साल भर में कम से कम एक बार गर्मियों की जुताई, जो गर्मी का जो महीना आता है, खेत खाली होता है, उस टाइम में हम जरूर करें। किसान बुआई से पहले खेत की कल्टीवेटर से सामान्य जुताई करते हैं, जिससे खेत तो तैयार हो जाता है, लेकिन खेत की मिट्टी में कई तरह के कीट, रोगाणु और खरपतवार बने रहते हैं। ऐसे में किसान इस समय ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही हमारी रबी की फसलें हैं, उनकी कटाई के बाद में खेत खाली हो जाते हैं और खेत खाली होने के बाद हमारे पास करीबन 2 से 3 महीना खेत खाली रहते हैं। जब तक खरीफ सीजन नहीं आती है, बरसात नहीं होती है, उस समय तक हमारे खेत खाली रहते हैं। तो उस समय हमारे किसान भाइयों को गर्मियों की जुताई करनी चाहिए। तमाम प्रकार की जो फसलें हैं, उनकी कटाई के बाद हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी खेत में पोषक तत्वों में बढ़ोतरी होगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी। वो कैसे होगी? क्योंकि जितने भी फसलों के जो जड़ें हैं, फसलों के अवशेष है, जो जमीन के ऊपर हैं या पत्तियां जड़ी हुई है, उनको हम गर्मियों की जुताई करके मिट्टी पलटने और हल से करके हम खेत में मिलाते हैं, तो वो उनसे हमारे खेतों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो हम अगली जो सीजन आती है उसमें फसल लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसलें बहुत अच्छी होती है। पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में हमें उन्हें जो फसलों के अवशेष से उससे मिलते हैं और इसका जो हमारे भूमि की जो संरचना है वो भी ठीक रहती है। रबी की फसलों की कटाई के तुरंत बाद जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में खेत में नमी बनी रहती है और जुताई करने में आसानी हो जाती है। साथ ही मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बनते हैं, इससे जमीन में वायु संचार बढ़ता है। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन जुताई करने से भूमि में पड़े कई प्रकार के हानिकारक कीट पतंगे बाहर आ जाते हैं, जिन्हें पक्षियों द्वारा खाकर नष्ट कर दिया जाता है।
तक हमारे किसान भाई गर्मियों की जुताई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि करीबन 1.5 महीना खेतों को धूप तपने को जो है समय मिल जाता है। उस समय में हमारे खेत एकदम पूरा धूप तपते हैं, जो काफ़ी अधिक तापमान होता है। तो गर्मियों की जुताई करने से जितने भी प्रकार के बहुवर्षीय खरपतवार हैं या खरपतवारों के बीज है भूमि के अंदर, जो मिट्टी पलटने वाले हल से ऊपर की तरफ आएंगे, या जमीन में जो बीमारियों के जो पैथोजन हैं व्याधियों के, वो भी ऊपर आते हैं, और जो हानिकारक कीट है वो भी मृदा की सतह पे आते हैं। तो अधिक जो तापमान होता है, बाहर के तापमान से भूमि का तापमान अधिक होता है, तो उस तापमान पे वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और धीरे धीरे जो है हमारे इस जो गर्मियों की जुताई करने से बहुवर्षीय खरपतवारों से अन्य प्रकार के जो खरपतवार है उनमें कमी आती है, कीटों की संख्या में कमी आती है और बीमारियों की संख्या में कमी आती है। तो ये हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है। और गहराई कितनी रखे, गर्मियों की जुताई की गहराई कितनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे किसान भाइयों को गर्मियों की जुताई जितनी गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जो प्लाऊ होता है उससे करनी चाहिए, जिससे नीचे की मिट्टी जो है ऊपर आ जाए और ऊपर की नीचे चली जाए। तो निश्चित रूप से जो हानिकारक चीज़ें हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। और हमारी जो भूमि की संरचना है, जैसे गहरी जुताई करते हैं तो जैसे पहली वर्षा होती है उस टाइम में अधिक वर्षा होती है, तो पानी जितना भी गिरता है वो खेत में ही समा जाता है, नमी संरक्षित हो जाती है और पानी बह के दूसरे खेतों में नहीं जाता है, जिससे जो मृदा अपरदन होता है वो नहीं होता है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो दूसरे खेतों में नहीं जाती है। तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को उसका जो अगली फसल के लिए बहुत अधिक फायदा मिलता है। और वो पूरा नमी संरक्षित होने से बाद में यदि बारिश कम होती है तो वो जो नमी इकट्ठी हुई है खेत में वो हमारी फसलों को मिलती रहती है और हमारी फसल बहुत जो खरीफ की फसलें हैं बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से गर्मियों की जुताई को हमारे किसान भाई तो इस समय करें और उसको अगली फसल में इसका फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों ध्यान रहे कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते समय मिट्टी के ढेले बड़े बड़े रहें और मिट्टी भुरभुरी ना होने पाए, नहीं तो गर्मियों में तेज हवा द्वारा मृदा अपरदन की समस्या बढ़ जाएगी और रेतीले इलाकों में गर्मी की गहरी जुताई ना करें। और गर्मियों की जुताई के क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको जो है एक एक करके अभी बता रहा हूँ कि गर्मियों की जुताई में सबसे पहला तो हमारा कार्बनिक जो पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे हमारी भूमि उपजाऊ होती है। दूसरा, जितने भी प्रकार के जो भूमि जनित कीड़े हैं, बीमारियां हैं, पैथोजन जमीन के अंदर रहते हैं, वो जब गर्मियों की गहरी जुताई करते हैं तो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, सतह पे आ जाते हैं भूमि की, और अधिक तापमान के कारण से वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो हानिकारक जितने भी कीट है, सफेद लट है, दीमक है, या हानिकारक जो कीट है वो भूमि में काफी गहराई तक रहते हैं। तो जब गहरी जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, तो ये कीट सारे और इनके जो अंडे हैं वो ऊपर भूमि की सतह पे आ जाते हैं, तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और इनकी संख्या में जब जो मुख्य फसल है उसको ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। साथ ही जितने भी हमें खरीफ और रबी की फसलों में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, खरपतवारनाशियों का उपयोग करते हैं, तो भूमि में वो काफी अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। उस प्रभाव को जब इतना तापमान बढ़ता है तो उस तापमान के साथ में ये जो है इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है और हमारी जो ये भूमि में जो हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है और फसल उत्पादन अच्छा होता है। साथ ही जितने प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का हम उपयोग करते हैं तो बहुत सारा रासायनिक उर्वरक है वो भूमि के अंदर फिक्स हो जाते हैं और भूमि को अनउपजाऊ बनाते हैं। तो इतने अधिक तापमान पे यदि गर्मियों की जुताई करने के बाद भूमि का तापमान बढ़ता है तो ये जितने भी रासायनिक उर्वरक है तो इनके जो तत्व है ये ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इसके बाद में ये टूट के उपलब्ध फॉर्म में, उपलब्ध अवस्था में आते हैं और हमारी फसलों को बहुत सारे जो है पोषक तत्व इनसे प्राप्त होते हैं। इसी के साथ में हमारी भूमि की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि गहरी गर्मियों की जुताई करते हैं तो उसमें जितना भी जो पानी जो बारिश का गिरता है वो बहके नहीं जाता है, भूमि में समा जाता है और नमी संरक्षित होती है और भूमि में जो जल पकड़ने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। साथ ही इसके साथ में जैसे भूमि का अपरदन होता है जब अधिक बारिश होने से, अधिक वर्षा होने से, उसको भी रोकने में ये जो है गर्मियों की जुताई बहुत सहायक है, क्योंकि गर्मियों की जुताई हमेशा भूमि के ढलान के विपरीत होती है, तो पानी बहके नहीं जाता है, वो उस खेत में जुताई किए हुए खेत में पानी रुक जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है गर्मियों की जुताई के फायदे हैं, जो गर्मियों की जुताई करके हमारे किसान भाई इसका निश्चित रूप से फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। राज्य के जिन किसानों ने मूंग और उड़द की फसल लगा रखी है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई का उचित प्रबंधन तो करना ही है, साथ ही फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और रोगों का भी समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है, तभी फसल से अधिक उपज मिलेगी। तो इन सभी कार्यों को आप किस प्रकार करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको गर्मा मूंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मूंग मुख्यतः दो ऋतुओं में लगाया जाता है, एक गर्मी ऋतु में और दूसरा की खरीफ ऋतु में जून जुलाई में। इसको पहले लगा चुके हैं। उसमें इस समय बहुत ज़रूरी है खरपतवार का नियंत्रण का, क्योंकि इस समय इधर कुछ दिन पहले बारिश भी हो गया था, तो इसमें खरपतवार काफ़ी मात्रा में उग गए हैं खेतों में। तो जो किसान इनको लगा चुके हैं उनके लिए ये सलाह होगी कि जितना जल्दी हो सके अपने खेतों से मूंग के पौधों के बीच से खरपतवार को निकाल लें कि इसको रासायनिक विधि से भी इस पर नियंत्रण आप पा सकते हैं। इसके लिए एक दवाई अनुशंसा की गई है, दलहनी फसलों में, मुख्यतः सभी दलहनी फसलों में लगती है, इमेजाथापर। ये लगभग 25 से 30 दिनों में खड़ी फसल में एक छिड़काव का ज़रूरत पड़ता है। ये इमेजाथापर का छिड़काव कर देने से इसमें है कि जो घास या खरपतवार है वही नष्ट होते हैं, पौधे को इसमें क्षति नहीं होती है। यह मुख्यतः स्पेशली दलहनी फसल के लिए आई है। इसको लगभग 2 या 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल के इसको छिड़काव कर दें अपने खेतों में, तो इससे आप अच्छी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं खरपतवार में। इस समय जो किसान लगा चुके हैं, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 1-2 सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी कर लें इस समय में। लेकिन ये होगा खरपतवार और गुड़ाई करने के बाद एक सिंचाई जरूर कर दें ताकि पौधा का विकास अच्छी तरह से हो जाए। मूंग की फसल में पीला मोजेक रोग यह विषाणु जनित रोग है। इस रोग का वाहक सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों पर अनियमित पीले एवं हरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जो बाद में मिलकर बड़े बड़े धब्बों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है तथा पत्तियों में उत्तक क्षय भी होने लगता है। संक्रमित पौधे में पुष्प एवं फलियां देर से तथा कम लगती है। इस रोग के लक्षण फलियों एवं दोनों पर भी दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। डायोमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति पानी में घोल बनाकर 2 या 3 बार 10 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। अगर आपको खेतों में सर्कोस्पोरा रोग दिख रहा है, जो पत्ती में छोटी छोटी छिद्र हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरे पत्ती में फैल जाते हैं और अंत में वो मर जाता है, तो उसके लिए इंडोफिल M45 नामक एक फफूंदनाशी आता है, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। थ्रिप्स या रस चूसक कीट मूंग के पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे पीले पड़कर कमजोर हो जाते हैं, उनमें विकार भी आ जाता है। कीट नियंत्रण के लिए किसान बुआई से पहले बीजों का थायोमेथोक्सम 10 WS 2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करें। इसके बाद थायोमेथोक्सम 25 WG 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल छिड़काव करने से भी थ्रिप्स की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके उपरांत ये 45 से 50 दिनों में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और फूल लगने के समय में कुछ कीड़े मकोड़े का भी आक्रमण हो जाता है। वैसे देखा गया है कि गर्मा में जो मूंग लगती है उसमें कीड़े मकोड़े या फिर अन्य रोग व्याधि का आक्रमण कम ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई खेतों में हो जाता है, खासकर भुआ पिल्लू का आक्रमण इस समय ज़्यादा होता है, उन परिस्थितियों में आप मेटासिस्टॉक्स 2 ml प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मिट्टी अच्छी होगी तभी उससे भरपूर उपज ले सकते हैं, लेकिन आजकल किसान मिट्टी की सेहत पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। आज अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है, फसलों के अवशेषों को जलाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मिट्टी में प्राकृतिक रूप से मौजूद पोषक तत्वों की सक्रियता कम हो रही है। किसान भाइयों, मिट्टी की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें माइकोराइजा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। माइकोराइजा जो कि एक जवाहर जैव उर्वरक केंद्र का बेहतरीन उत्पाद है, हमारे किसानों को सभी फसलों के लिए सिफारिश की जाती है ताकि उनकी फसलों में बढ़िया भूमि की गुणवत्ता बढ़ जाए, पौधों की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाए और जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो। माइकोराइजा एक फंगस है जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी का सुधार होता है, जिसके कारण फसलों का अच्छा विकास होता है, फसलों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, अधिक उत्पादन होता है और उपज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। माइकोराइजा जो है लगभग 80% पौध प्रजातियों में पाया जाता है और ये जड़ तंत्र जो होता है, जो हमारा जड़ का आसपास का क्षेत्र होता है, उसको विस्तार करने का काम करता है। जो मिट्टी में हमारा पानी है, जल है या हमारे जो पोषक तत्व हैं, उसको हमारी जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें से उसकी उपलब्धता को पौधों के लिए बढ़ाता है, भूमि से उसकी उपलब्धता को जड़ों की तक लाने में बहुत सहायक होता है। इसके साथ ही अगर हम जैव उर्वरकों का इस्तेमाल में अगर माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं तो पौधों में जो एक प्रकार का पानी की कमी होती है कभी, या मौसम में कभी गर्मी आ जाती है या किसी प्रकार की कोई समस्या, तो जो तनाव होता है जिसकी सहन करने की शक्ति हमारे पौधों में लाने की बेहतरीन कार्य करता है। इसके साथ ही यह जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो फफूंद हैं या विभिन्न प्रकार के जो फफूंद हमारे जमीन में या भूमि में होती हैं, उनके साथ में एक सहजीवी पारस्परिक संबंध तैयार कर लेता है। इस प्रकार से ये इसकी बेहतरीन जो कार्य है वो विशेषताएं हैं जिसके कारण फसलों में इसको लाभ होता है। फसलों में आमतौर पर ये मौजूद रहता है, लेकिन कई जगह बेहिसाब रसायनों के प्रयोग से इसकी कमी देखी जा रही है। इसलिए जरूरत है जैविक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग हो। जिन क्षेत्रों में माइकोराइजा की कमी लग रही हो, वहाँ पर बाजार में मौजूद माइकोराइजा कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग वर्ष में एक बार जरूर करें। कई बार क्या होता है कि देखा गया है कि हमारे जो माइकोराइजा है उसमें कार्बनिक गोंद उत्पन्न करते हैं, तो मिट्टी के कणों को बांध कर रखने का काम, मतलब जो मिट्टी है वो अगर उसमें जो हम देखते हैं कि कई बार मिट्टी में एक जुड़ाव नहीं होता, एक कसाव नहीं होता, तो माइकोराइजा की एक गुणवत्ता होती है कि वो उसको अच्छी तरीके से उसको हम कहते हैं मिट्टी के कणों को बांध कर रखने की जो क्षमता है उसकी
बढ़ोतरी हो जाती है। कई बार माइकोराइजा जो है वो मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करते हैं, और जब मेटाबोलाइट्स का उत्पादन भूमि में होता है तो वो जो पौधों की जड़ का क्षेत्र होता है वो उसका विकास बढ़ जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे पौधों को जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता तेजी से होती है, और जो उस जड़ के आसपास के क्षेत्र में नहीं होती है तो दूरी से भी उन पोषक तत्वों की अवशोषण और उनका पौधों को उपलब्धता में आसानी हो जाती है। माइकोराइजा कल्चर पाउडर के रूप में उपलब्ध है। कई निजी कंपनियां भी इसे बनाती हैं और सरकारी क्रय केंद्रों से भी आप इसे ले सकते हैं। आपको यहाँ 5 किलोग्राम का पैकेट लगभग 250 रुपये में उपलब्ध है। निजी कंपनियों के उत्पाद की अलग अलग कीमत हो सकती है। यह सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे केंद्र में जो पाउडर के रूप में आप लोगों के लिए उपलब्ध होता है, और ये बहुत ही कम लागत में या कम मूल्य में किसानों के लिए उपयोग के लिए हम हमेशा सलाह देते हैं। और इसका उपयोग करते समय इसको मिट्टी उपचार जरूर करना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा सिफारिश करते हैं कि 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइकोराइजा का उपयोग करें, और इसको लगभग अगर हम जितनी ज़्यादा मात्रा में, अगर 25-30 किलोग्राम हमारी गोबर की खाद, केचुआ की खाद या मिट्टी मिल रही है वो नहीं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर गोबर की खाद या केचुआ की खाद हमारे पास उपलब्ध है तो हम इसको 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद में 4 किलोग्राम जो हमारा माइकोराइजा है उसको अच्छी तरीके से मिला देवें, और मिला देने के बाद में उसको रात्रि भर किसी ठंडे स्थान पर रहने रख दें, और उसके बाद अगले दिन उसको हम खेतों में अगर उसको अच्छी तरीके से बुआई के पूरा खेत में फैला देवें, अच्छी तरीके से छिड़काव कर देवें, तो और उसके बाद अगर हम बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई करते हैं तो जो हमारे माइकोराइजा हैं उनकी क्रियाशीलता रात भर में अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, और जब खेतों में हम डालते हैं और हल्की सिंचाई कर देते हैं तो उनकी क्रियाशीलता में और गति आ जाती है, और उससे भूमि के अंदर माइकोराइजा की जो गुणवत्ता है और भूमि की जो गुणवत्ता है, हमारे पौधों में जो उत्पादन की शक्ति है या उसकी जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी होती है। किसी भी प्रकार के जो हम खेती करते हैं उसमें अगर हम माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत कम लागत में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला जयपुर के राधे लाल ने। आपने कद्दू वर्गीय फसलों में लाल भृंग कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी आपके खेतों में लत्तर वाली फसलें उगी हुई होंगी, तो इस समय ज़्यादातर देखा जा रहा है कि रेड पम्पकिन बीटल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल कद्दू कीट, इसका प्रकोप आप देख सकते हैं अपने खेतों में। ये कीट क्या करते हैं, ये पत्तों में छेद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसके शिशु कीट और इसके वयस्क कीट जो हैं, ये दोनों ही बहुत प्रभावी रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कीट क्या करते हैं, जो वयस्क कीट हैं ये तनों में और फिर जड़ों में भी जाके नुकसान करते हैं, जिससे कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब इस कीट के प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, खरपतवार जरूर हटाएं। हम कीटनाशक कार्बाराइल 50WP का उपयोग कर सकते हैं। उसे हम 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के हम उसका घोल तैयार करेंगे। उससे फिर उसे या तो सिंचाई में उपयोग करें या तो उसका छिड़काव करें। ये हम कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, उपयोग कीजिएगा। अगर आप किसान भाइयों ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिएगा। तो इसमें क्या है, आप नीम तेल का यूज़ कर सकते हैं। ये आप 2 ml पर लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव कीजिए।
और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan